गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे हिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 भारत आणि यूरोपीय वसाहतवाद यानी इंग्लिश में इंडिया एंड यूरोपियन कॉलोनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस यूनिट में इस प्रकरण में क्या पढ़ेंगे। तो इंडिया में जो यूरोपियन लोग आए थे, उन्होंने मीन्स यूरोपियन कंट्री से डिफरेंट यूरोपियन कंट्री से लोग आए थे, उन्होंने कहाँ पे कॉलोनीज मतलब वसाहत शुरू की उनके बारे में, जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे पोर्तुगीज, सेकंड देखेंगे ब्रिटिश, थर्ड देखेंगे डच और फोर्थ देखेंगे फ्रेंच। ये चारों कंट्रीज के बारे में हमें पढ़ना है। अब ये जो चारों कंट्रीज के बारे में पढ़ना है, उसमें से हम फर्स्ट देखेंगे पोर्तुगीज। अब पोर्तुगीजों के बारे में एक बात हमें याद रखनी है, सबसे पहले इंडिया में आने वाले कौन है? पोर्तुगीज। और सबसे लास्ट में जाने वाले कौन है इंडिया में? पोर्तुगीज। देखो, ब्रिटिशों ने हमें यहाँ पे राज किया, लेकिन सबसे पहले इंडिया में आए कौन? पोर्तुगीज। और सबसे लास्ट में गए पोर्तुगीज। इंडिया में आने वाला फर्स्ट पोर्तुगीज कौन था? वास्को द गामा। कब आया था? 1498 1498 1498 में इंडिया में आया था। इंडिया के कालिकत पोर्ट म्हणजे कालिकत बंदरामध्ये त्याने आपल्या बाय सी समुद्र मार्गे वो इंडिया में आया था। उस समय कालिकत बंदर को क्या कहा जाता था? काजीकोड़े के नाम से आया है। इंडिया में आने के बाद उस जहां पे आया वहां का किंग था झामोरिन। क्या नाम है जो तिराच्या राजाचं? झामोरिन। और वहां पे आने के बाद वहां पे उसने ट्रेडिंग की, परमिशन मांगी, ट्रेडिंग स्टार्ट की। जो इंडिया में आने के बाद जितना मटेरियल इंडिया से वो लेके गया, वह वहां पे इंडिया पोर्तुगीज कंट्री में पहुंचने के बाद जो मटेरियल बेचने के बाद उसे मोर देन 60 टाइम्स म्हणजे 60 पट नफा भेटलेला होता। इंडिया में आने के बाद पोर्तुगीज आते गए जाते गए, और उन्होंने आते जाते समय वहां पे इंडिया में अपनी रूलिंग स्टार्ट करने के लिए उन्होंने पहले क्या काम किया? जो अरब नेवी है म्हणजे अरब आरमार, म्हणजे जिनका हिंद महासागर के ऊपर कंट्रोल था, वर्चस्व था, उनको हराने का काम किया और अपना वर्चस्व या क्या कह सकते हैं कंट्रोल हिंद महासागर के कोस्टल एरिया में म्हणजे समुद्र किनाऱ्यावर त्यांनी प्रस्थापित केलं। और इस समय उन्होंने क्या काम किया है? उन्होंने आने के बाद इसके लिए उन्होंने और एक बात देखी है, जो साउथ इंडियन किंग है, दक्षिण भारत के राजे, और हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। जिस वजह से आपस में लड़ते रहने की वजह से उसका बेनिफिट पोर्तुगीजों ने उठाया है। अगर दोनों के झगड़े में तीसरे का जो बेनिफिट कहा जाता है, वैसे यहाँ पे हुआ। वो तीसरा कौन था? पोर्तुगीज। उन्होंने इसी बेनिफिट को उठाते हुए पोर्तुगीजों ने इंडिया में अपनी कॉलोनीज या वसाहत बनाई है। उन्होंने पश्चिम किनाऱ्यावर म्हणजे वेस्ट कोस्टल एरिया पे अपनी फर्स्ट वसाहत कॉलोनी बनाई है। अब वसाहत बनाने के बाद उन्होंने क्या बनाया है? वखार। इंग्लिश में उसे कहेंगे फैक्ट्री। वखार एक कंसेप्ट क्या है पहले, या फैक्ट्री कंसेप्ट क्या है पहले क्लियर कर लेते हैं। वखार या फैक्ट्री में के अंडर क्या आएगा? ऐसा प्लेस जहां पे ये फॉरेनर्स मीन्स यूरोपियन कंट्रीज के लोग आ रहे हैं, उन्होंने ऐसी एक जगह बनाई जहां पे उन्होंने ये वेयर हाउस म्हणजे गोडाउन, जो मटेरियल लेते थे बेचते थे उनके लिए कुछ जगह तो होनी चाहिए। गोडाउन वेयर हाउस तो वही था। सेम टाइम वहां पे जो ऑफिसर्स है उनका रेसिडेंस प्लेस भी वहीं पे था, ट्रेडिंग प्लेस भी वहीं पे म्हणजे व्यापार करण्याची जागा पण तीच होती। ऐसे वखार या फैक्ट्री बनाना स्टार्ट किया। अब उन्होंने वखार बनाने के बाद उसके वखार की सिक्योरिटी के लिए या फैक्ट्री की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने फोर्ट बनाना स्टार्ट किए। फोर्ट द सिंबल ऑफ पॉवर, ते शक्तीचं एक प्रतीक म्हणून आपण किल्ल्यांकडे पाहतो। उन्होंने इंडिया में आने के बाद अपनी एक युद्ध नीति या वॉर टैक्टिक्स बनाना स्टार्ट किया, जिसके अंडर उन्होंने क्या किया है? जो उनकी कॉलोनीज है, वखार है, उनकी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने फोर्ट बिल्ड किए। वसाहती वखाराच्या संरक्षणासाठी किल्ले बांधले, और उसको जो भी फोर्ट को उनको फोर्ट है, वखार है, मीन्स फैक्ट्री है, उनको वो बाय सी समुद्र मार्गे वो क्या करते थे?
रसद म्हणजे आवश्यक गोष्टींचा पुरवठा सप्लाई करने का काम करते थे। सेम टाइम जो उनको दुश्मन मानते थे उनके एरिया पे इन्होंने गोरिल्ला टेक्निक की तरह म्हणजे गनिमी कावाच्या तंत्रासारखं वो क्या करते थे, शत्रूच्या आरमारी भागावर छापा टाकून तो प्रदेश उद्ध्वस्त करते। मीन्स सडन अटैक करेंगे एनिमी के ऊपर और उनको वीक करके उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। जो गोरिल्ला टेक्निक म्हणजे गनिमी कावात होतं तेच आता इथे पोर्तुगीजांनी वापरायला शुरू केले। अब ये उन्होंने हिंदी महासागर के ऊपर अपना कंट्रोल बिठाया। टोटल हिंदी महासागर का जो वेस्ट कोस्टल एरिया है उन्होंने अपने अंडर लाया, म्हणजे पश्चिम किनारपट्टीच्या प्रदेशात जो हिंद महासागर आहे तो सर्व त्यांनी आपल्या वर्चस्वाखाली आणलाय। और जैसे ही उनके कंट्रोल में आने के बाद उन्होंने अगर एक रूल बना दिया, एक नियम बनवलाय। क्या बनाया है, अगर आपको हिंद महासागर से कोई भी जहाज यानी शिप लेके जानी है, वो मुगल हो, आदिल शाह हो, कुतुब शाह हो, निजाम हो, कोई भी इंडियन रूलर हो, उनको अगर कोई शिप लेके जानी है, जहाज घेऊन जायचे, तो उनको वहां पे करतास मीन्स लाइसेंस लेना पड़ेगा। किससे, पोर्तुगीजों से। अगर वो किसी ने लाइसेंस नहीं लिया तो ऐसी कंडीशन में पोर्तुगीज जो आर्मी है, नेवी है, आर्मार है, वो क्या करती थी, उस शिप को एक तो डुबा देती थी, नहीं तो वो कैप्चर कर लेती थी, जब्त करोगे, एक तो बुडून टाकायचं नहीं तो जब्त करायचं। अब कारताज में क्या होता है ये बात पहले करो। एक लाइसेंस, कारताज मीन्स क्या है, लाइसेंस, जिसके अंदर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर मीन्स त्या दस्तावेजामध्ये नॉर्मली क्या होगा, उस शिप का नाम मीन्स जहाजाचं नाव, उसके बाद तांडेलाचे नाव मीन्स ओनर नेम, थर्ड क्या होगा, कुठून कुठे जाणार मीन्स कहाँ से निकला है, किस पोर्ट से और कहाँ पे पहुंचने वाला उसकी डिटेल्स, सेम टाइम और उस शिप की मीन्स त्या जहाजाच्या संरक्षणासाठी किती शस्त्र असेल, मीन्स सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने कुछ वेपनरी रखी है क्या, इसके बारे में इंफॉर्मेशन उसके ऊपर होती थी। ये करताज जो इंडियन रूलर को कंपलसरी देनी पड़ती। देखो पावर बढ़ी तो इन्होंने इंडियन रूलर से ही पैसे लेना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है अब इनकी कॉलनीज यानी वसाहती। अब वेस्ट कोस्ट पे म्हणजे पश्चिम किनारपट्टीवर उन्होंने दीव, दमन, चोल, गोवा, होनावर, गंगोली, बस्सूरूर, मंगलोर, कन्नूर, कोडिगल्लूर, कोचीन, कोलम, ये उनकी वेस्ट कोस्टल पे यानी पश्चिम किनारपट्टीवरच्या वसाहती। सेम टाइम और पूर्व किनारा मीन्स ईस्ट कोस्टल एरिया पे उन्होंने नागपट्टनम, मैलापुर मीन्स साउथ होम, यहाँ पे उन्होंने कॉलोनीज बनाई, वसाहत बनाई है। सेम टाइम बांग्लादेश उस समय इंडिया का पार्ट था, तो वहां पे हुगली में उन्होंने क्या अपनी एक वसाहत कॉलोनी बनाई है। और इतना सारा जो जितनी सारी उन्होंने कॉलोनीज या वसाहत बनाई है उनकी कॅपिटल्स म्हणजे राजधानी बनवली ती म्हणजे गोवा। ज्या गोव्यातून जिस गोवा से वो सबसे लास्ट में निकले हैं, जो 1960 तक वो गोवा में रहे। उसके बाद देखना है अब जो कॉलोनीज बनी है या वसाहती बनला है त्यांचं कार्यकारी मंडळ कोणतं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी को बोर्ड कैसा था, कौन संभालता था इसका काम। तो पहले केप ऑफ गुड होप मीन्स साउथ अफ्रीका का जो साउथ इंडिया वहां से लेके चाइना के मकाओ, ये जो दो प्लेसेस है इनके बीच में जो जितना बड़ा एरिया आता है जिसमें इंडिया भी आएगा, साउथ अफ्रीका से लेके चाइना के मकाओ तक जितना एरिया आता था उन्होंने उसके लिए एक नाम रखा था, एस्तोदा द इंडिया। क्या नाम रखा था, एस्तोदा द इंडिया। एस्तोदा इंडिया के अंदर क्या है, यहाँ पे ये इंडिया बनाए। और भी इसका जो मेन ऑफिसर था, चीफ ऑफिसर मुख्य अधिकारी, उसका नाम है विजयराई ई कपिताव जराल, जो मेंबर है किंग का और सेम टाइम जनरल है आर्मी का। म्हणजे राजप्रतिनिधी व सेनापती असे दोन्ही पद त्याकडे होते। अब इसको एक एडवाइजरी बोर्ड है, म्हणजे जो मेन ऑफिसर है मुख्य अधिकारी उस चीफ ऑफिसर, उसको एक
एडवाइजरी म्हणजे सल्लागार मंडळ होतं, उसकी सजेशन से वो अपना रूल कर रहा है ये द इंडिया के ऊपर। अब इसका मेन कौन होगा, जो विजराई है वो मेन है, चीफ ऑफ वाइसराय बनाया है। उसको सजेशन के लिए कोण था सल्लागार मध्ये, गोव्याचा अर्शबिशपू म्हणजे मुख्य धर्मगुरु, अर्शबिशपू ऑफ गोवा मीन्स जो धर्मगुरु है गोवा का वो। सेकंड चांसलर म्हणजे न्यायाधीश, जज था। उसके बाद वेदोरो द फर्जन मालमत्तेवरील अधिकारी मीन्स इंचार्ज ऑफ द कंपनी पोजिशंस। उसके बाद कपिताव मीन्स कैप्टन भी सजेशन में था। और इसके सिवा वंश परंपरागत उमराव मीन्स ये एक पोजीशन है जो जो मिस किंग के नजदीक वाले लोग या इक्विवेलेंट वाले लोग। फिर है एरिस्टोक्रेट्स फ्रॉम पोर्तुगाल, जो पोर्तुगाल से आए हुए ऐसे फेमस पर्सनालिटी। ये एडवाइजरी कमेटी सलाहकार मंडल था, उनकी हेल्प से विजराई अपना रूल कर रहा है। उसके बाद है नाविक नेवी। अब इनकी नेवी कैसी थी, पोर्तुगीजों की ताकत नेवी में है और नेवी में उनकी ताकत होने की वजह से उनकी नेवी कैसी थी इसके बारे में देखना है। एवरी ईयर मिनिमम 5 शिप्स म्हणजे 5 जहाज कमीत कमी पोर्तुगीजावरून भारतात येत असत। आने के बाद उन्होंने स्टार्टिंग में शिप आते थे, जहाज येत होते। उनके बाद उन्होंने बाद में शिप बनाना मीन्स जहाज बनाना इंडिया में स्टार्ट किया, गोवा में। क्यों, तो उसके लिए बेस्ट वुड सागाचे लाकूड सैगा वुड्स इंडिया में अवेलेबल था, जिसकी वजह से हाई क्वालिटी की शिप्स बनाना उनको पॉसिबल होता था। सेम टाइम शिप भी इंडिया में बनाने लगे। और इसकी सिवा जो पोर्तुगीज गवर्नमेंट थी, पोर्तुगीज शासन होता, वो अपने पोर्तुगीज कुछ ऐसे सोल्जर्स को इंडिया में भी भेजने का काम करते, मीन्स पोर्तुगीज के सोल्जर्स को ट्रूप्स को इंडिया में भेजने का काम करते थे, जिसकी वजह से वो पावरफुल होती रहती थी। इतना सारा हो रहा था, सब भी हो रहा, फिर भी एक बार वो एक वॉर में डच और ब्रिटिशों से के साथ उनकी लड़ाई हुई, नेवी वॉर, क्योंकि वो भी नेवी में कमजोर नहीं थे, इक्विवेलेंट ही थे। तो उनसे डच और ब्रिटिशों से पोर्तुगीजों को हार मिली और पोर्तुगीजों को हार मिलने की वजह से यहाँ पे उनके पास कुछ फोर्स थे, जो कुछ डचों के पास गए और कुछ ब्रिटिशों के पास थे। अब ये हो रहा है। अब इस समय इंडियन रूलर क्या करे, भारतीय राज्य क्या करता है, तो इंडिया के रूलर उस टाइम में जितने भी रूलर्स थे उनमें सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के पास ही आर्मर था, यानी नेवी थी। बाकी किसी भी रूलर के पास नेवी यानी आर्मर नहीं था। तो इस वजह से हमने गूगल पे सर्च किया तो हमने फादर ऑफ इंडियन नेवी, तो वहां पे आंसर मिलता है छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने ब्रिटिशों, पोर्तुगीज, डचों के साथ लड़ते समय इंडिया में अपने खुद का एक आर्मर यानी नेवी बनाने का काम किया है। उसके बाद धार्मिक धोरण, रिलीजियस पॉलिसी। अब इंडिया में आए, वो क्रिश्चियन रिलीजियस थे, तो उनकी पॉलिसीज क्या थी इसके बारे में देखना है। अब इंडियन रिलीजियस पॉलिसीज में फर्स्ट है, उन्होंने क्या काम किया है, तो ख्रिस्ती धर्माखेरीज इतर धर्मियांचे प्रार्थनास्थळे बांधण्यास व दुरुस्त करण्यास बंदी। उन्होंने क्या काम किया है, जो क्रिश्चियन रिलीजियस छोड़ के बाकी के रिलीजियस हैं उनके जो वर्शिप प्लेस है म्हणजे धार्मिक स्थल, उनको रिपेयर करने में की भी परमिशन नहीं दी और सेम टाइम कंस्ट्रक्शन करने की भी परमिशन नहीं दी। सेम टाइम और क्या किया उन्होंने, पोर्तुगीजों ने, उन्होंने जो अदर रिलीजियस म्हणजे इतर धर्मियान जे फेस्टिवल्स थे उस सेलिब्रेशन करने के लिए उन्होंने बॅन कर दिए, बंदी करून टाकली। इतर धर्मियांचे कोणतेही सण साजरे करायचे नाही। सेम टाइम वेडिंग फंक्शन्स म्हणजे लग्न समारंभ देखील साजरे करायचे नहीं, ऐसी पॉलिसीज उन्होंने स्टार्ट की। सेम टाइम उन्होंने जो लोकल लैंग्वेजेस थी म्हणजे स्थानिक भाषा को भी दबाने का काम किया दिया, ताकि उनकी जो लैंग्वेज है पुर्तगाल की वो यहाँ पे स्टार्ट हुई। सेम टाइम कुछ ऐसे लोग हो गए
और पोर्तुगीज आने के बाद उन्होंने अपना रिलीजियस चेंज करके कन्वर्ट करके क्रिश्चियन रिलीजियस एक्सेप्ट कर दिया। तो ऐसे रिलीजियस पर्सन को उन्होंने जॉब देना मीन्स नोकरी देण्यास सुरुवात केली। मी धर्मांतर केलं तर तुम्हाला नोकरी भेटेल, ये भी उनकी पॉलिसी का ही एक पार्ट था, धार्मिक धोरणाचाही एक प्रकार होता। उसके बाद गोवा बंदर म्हणजे गोवा पोर्ट, क्या है गोवा बंदर में यानी गोवा पोर्ट। गोवा में स्टार्टिंग टाइम में जो गोवा पोर्ट था, गोवा बंदर, वो ट्रेडिंग के लिए ओपन था, म्हणजे व्यापारासाठी खुलं होतं। इस वजह से इंडिया और अदर कंट्रीज के बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स मर्चेंट्स वो इंडिया में गोवा में आते थे, किस लिए ट्रेडिंग, क्योंकि गोवा पोर्ट ओपन था, गोवा बंदर व्यापारासाठी खुलं होतं। इस वजह से डिफरेंट कंट्रीज से लोग यहाँ पे आते रहते थे। अब इसके बाद हो गया पोर्तुगीज। अब सेकंड देखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी से स्टार्ट हुआ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ब्रिटिशांचं साम्राज्य भारतातलं कसं सुरू झालं याबाबत आपल्याला अभ्यासायची। अभी इसके लिए मेन है, फर्स्ट क्या हुआ है, एक कंपनी बनी है, इस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो फाउंड हुई है, बनाई गई है 31 डिसेंबर 1600, म्हणजे 31 डिसेंबर 1600 साली या कंपनीची स्थापना झाली। डेट याद रखने के लिए इजी है, 31 दिसंबर 1600। अब ये कंपनी बनी है, उस समय ब्रिटिशों की क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, रानी एलिजाबेथ। उन्होंने इस कंपनी को, क्वीन एलिजाबेथ या रानी एलिजाबेथ ने क्या है, इस कंपनी को कुछ परमिशंस दी, काही परवाने दिले, जिसके अंडर उन्होंने क्या काम किया है, त्या परवाने किंवा उस परमिशन के अंडर क्या दे, वो ईस्ट कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग कर सकती, म्हणजे पूर्वेकडील देशांशी व्यापार करू शकतो। ही सर्वात मोठी परवानगी परमिशन उन्हें दी थी। उस समय में जो शिप थे, जहाज थे, वो क्या कैसे थी, शिड़ावर चलने सेल बोट्स थी, यानी क्या, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो विंड का यूज करते, म्हणजे हवेचा वापर करायचे। कशाचा वापर करायचे, हवेचे। कापड़ दुनिया आज पुराने समय के जो शिप्स है उन्होंने देखा है, वो एक कपड़ा लगाया जाता था बहुत बड़ा, जो और उसमें हवा रहती थी, और उस हवा की मदद से ये शिप एक जगह से दूसरी जगह चली जाती थी। इसके लिए इंग्लैंड से अगर ऐसी शिप लेके, ऐसी जहाज लेके उनको इंडिया में आना है तो उनको दिसंबर से अप्रैल के बीच के पीरियड में ही निकलना पड़ेगा। कब निकलना पड़ेगा, दिसंबर से अप्रैल के बीच। और इंडिया से उन्हें फिर से एक बार इंग्लैंड में निकलना है तो उन्हें जनवरी में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हवा का रुख है उस हिसाब से उनको जाना, मतलब एक बार आ गए तो मिनिमम 9 मंथ और मैक्सिमम 13 मंथ तक वो इंडिया में ट्रेडिंग कर सकते थे। ऐसे रूल्स थे, रूल्स इनडायरेक्टली नेचर के रूल्स थे, उसका यूज करके वो इंडिया में आते थे और इंडिया से रिटर्न जाते थे। अब वो इंडिया में आने के बाद उन्होंने फैक्ट्री स्टार्ट की। क्या की स्टार्ट, फैक्ट्री। इसके लिए उन्होंने फैक्ट्री स्टार्ट करने से पहले उन्होंने उस समय का जो भी मुगल सुल्तान बादशाह था औरंगजेब, उसके बाद उससे परमिशन ले ली, और परमिशन लेने के बाद उन्होंने फैक्ट्री स्टार्ट कर दी। क्या कर दी, फैक्ट्री स्टार्ट कर दी उन्होंने। फर्स्ट फैक्ट्री यानी वखार कहाँ पे बनाई है, सूरत, क्योंकि सूरत ये मेन ट्रेडिंग सेंटर है, म्हणजे व्यापारी महत्वाचं केंद्र होता। और इस वखार फैक्ट्री में क्या है, जो फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे उन्होंने फैक्टर्स कहा जाता था ना, फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे उन्हें क्या कहा जाता था, फैक्टर्स। ऐसे फैक्ट्री या वखार में क्या होता था, तो नॉर्मली मालाची खरेदी विक्री आणि साठवणुकीचे केंद्र आणि राहण्याचं केंद्र, मीन्स इंग्लिश में वेयर हाउस था, गुड्स परचेज एंड सेलिंग प्लेस था, और रेसिडेंस प्लेस था। ये तीनों काम नॉर्मली फैक्ट्री या वखार में किए जाते। इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके बाद इंग्लैंड का किंग, इंग्लैंड का राजा सेकंड चार्ल्स, दूसरा चार्ल्स, उन्होंने कुछ और भी परमिशन दे दी। क्या परमिशन दी, वो उन्हें परमिशन क्या दी ईस्ट इंडिया कंपनी को, आप ईस्ट कंट्रीज के मीन्स पूर्वेकडील देशामध्ये किल्ले बांधू शकतात, मीन्स आपको फोर्ट बनाने की परमिशन दी थी। सेम टाइम आप अपने सिक्युरिटी के लिए, आपल्या संरक्षणासाठी
सैन्य बाळगू शकता, मीन्स मेंटेन आर्मी, आप आर्मी भी रख सकते हैं। सेम टाइम देखो यहाँ पे और एक क्या परमिशन है, इतर दरम्यानशी युद्ध करने व तह करण्याची परवानगी, मीन्स टू मेक ट्रीटी विथ नॉन क्रिश्चियंस, मीन्स जो क्रिश्चियन रिलीजन छोड़ के अदर के साथ आपको वॉर करना है करो, आपको कोई ट्रीटी करनी है करो, इसकी भी परमिशन सेकंड चार्ल्स ने दे दी। अब यहाँ पे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, मीन्स कारभार कसा चालायचा। अब उन्होंने दो ग्रुप बनाए, ईस्ट पार्ट अँड वेस्ट पार्ट, म्हणजे पूर्वेकडचा भाग आणि पश्चिमेकडचा भाग। पश्चिमेकडचा भाग मीन्स वेस्ट पार्ट का मेन सेंटर बनाया सूरत, ईस्ट पार्ट का म्हणजे पूर्वेकडच्या भागाचा मेन सेंटर बनवलं मद्रास। सूरत के अंडर उन्होंने कौन कौन सा एरिया आता था, राजापुर, तांबड्या समुद्रातील मोखा और पर्शियन आखातीतील बसरा, मीन्स राजापुर मोखा बसरा का एरिया आएगा सूरत के अंडर। मद्रास यानी आज की चेन्नई के अंडर क्या आएगा, ईस्ट कोस्ट म्हणजे पूर्व किनारा। उड़ीसा, उड़ीसा मीन्स आज का उड़ीसा, और इसके सिवा बंगाल और ईस्टर्न कंट्रीज म्हणजे पूर्वेकडील भारताच्या देखील पूर्वेकडे जे देश आहेत ते चेन्नईच्या अंतर्गत येत होते, मीन्स इंडोनेशियन में है, इंडोनेशिया, म्यांमार यानी ब्रह्मदेश, ऐसी कंट्रीज भी इसके चेन्नई के अंडर आएगी। अभी इसमें ऐसे वखार या फैक्ट्री बनी है, उनके नॉर्मल क्या स्टाफ्स थे इसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। इसमें हिशोबनीस मीन्स अकाउंटेंट, कोठार प्रमुख एंड इन चार्ज ऑफ द स्टोर्स, खजिनदार एंड ट्रेजरर, वखारदार मीन्स सम फैक्टर्स, कारकुन मीन्स क्लर्क, धर्मगुरु क्रिश्चियन प्रीस्ट, सर्जन मीन्स सर्जन ही मीन्स डॉक्टर यहाँ पे, स्वयंपाक यानी कुक्स, प्रेसिडेंट नौकर मीन्स जो मेन ऑफिसर है उसके पर्सनल सर्वेंट्स, तुतारी वाला मीन्स कोई भी आता है तो उसका एंट्री के टाइम ये बचाने काम, तुतारी बजाने काम थे, मीन्स ट्रम्पेट बॉयलर, ऐसे लोग यहाँ पे वखार में जॉब करते थे। अब इसके जो ऐसे लोग थे इनको भी कुछ रूल्स थे, उनका कुछ रूल्स क्या थे, वो कापड़, नीळ, मसाल्याचे पदार्थ, लोकर, शीशे, प्रवाळ, हस्तितंत्र यानी टेक्सटाइल, इंडिगो, स्पाइसेस, वुड, लीड, कोरल, आइवरी, ये चीजें छोड़ के वो भी ट्रेडिंग कर सकते थे, क्योंकि ये इसकी ट्रेनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, तो इस वजह से ये चीजें छोड़ के वो अपना रूल करते थे। अब इसके बाद फोर्ट, ब्रिटिश ने फोर्ट कहाँ पे बनाए, उन्होंने आर्मगांव मीन्स मद्रास के 90 किलोमीटर दूर पे नॉर्थ पे है, कहाँ पे मद्रासच्या उत्तरेला 90 किलोमीटर पे उन्होंने आर्मगांव में फोर्ट बनाया। सेम टाइम मद्रास में भी एक फोर्ट यानी किला बनाया है, सेम टाइम वखार या फैक्ट्री भी बनाई है। मद्रास के किले को बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया है। सेम टाइम उन्होंने टाक्साळ मीन्स कॉइन मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी, टाक्साळ यानी क्या, कॉइन मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी म्हणजे नाणे बनवण्याची ठिकाण, उन्होंने गोल्ड, सिल्वर, अलॉयज, कॉपर मीन्स सोने, चांदी, मिश्र धातू आणि तांब्याची नाणी बनवायला शुरू की। उसके बाद अब यहाँ पे एक चीज हुई है, जो इंग्लैंड का किंग है सेकंड चार्ल्स जिसने कुछ परमिशन दी है, उसकी शादी हुई है पोर्तुगीज प्रिंसेस म्हणजे पोर्तुगीजांची राजकन्या ब्रेगेन्जा से हुई। आज किसके, सेकंड चार्ल्स की शादी पोर्तुगीज प्रिंसेस ब्रेगेन्जा के साथ हुई है, और शादी होने के बाद पोर्तुगीज किंग में पोर्तुगीज राजा ने अपने जावायला मीन्स अपने सन इन लॉ को क्या दिया है, मुंबई बेट मीन मुंबई जो आइसलैंड है वो एज अ गिफ्ट दे दी, जिसमें छोटे छोटे 7 आइसलैंड थे वो एज अ गिफ्ट पोर्तुगीजों ने इंग्लैंड के किंग को एज अ गिफ्ट दिया। तो इंग्लैंड के किंग ने वहां पे अब्राहम शिपमन को अपॉइंट किया है एज अ गवर्नर। उन्होंने गवर्नर ने अब्राहम शिपमन ने गवर्नमेंट चलाई, लेकिन वो लॉस में गए, ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं, और छोटे छोटे आइसलैंड्स थे तो बेनिफिट नहीं हुआ। तो बेनिफिट ना होने की वजह से उन्होंने जो कंपनी ने वो जो आइसलैंड से मुंबई आइसलैंड मुंबई बेट कंपनीला भाड्याने दिलं, मीन्स मुंबई फर्स्ट टाइम इंग्लैंड पोर्तुगीजों ने ब्रिटिशों को दी या इंग्लैंड के किंग को, इंग्लैंड ने वो फिर से एक बार रेंट पे यानी भाड्याने 1669 में वो इंडिया का ही एक पार्ट कंपनी को रेंट पे दे दिया, और कंपनी ने वहां पे सूरत का जो प्रेसिडेंट है सर जॉर्ज अलेक्जेंडर उसे एज ए गवर्नर एंड कमांडर
अपॉइंट कर दिया, म्हणजे सूरतचा प्रेसिडेंटला तिथे कमांडर म्हणून त्यांनी नियुक्त केलं. सेम टाइम उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां पे टकसाल स्टार्ट कर दी, मीन्स कॉइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, म्हणजे नाणे बनवणे चालू केले. और सेम टाइम मुंबई की किंग की सिक्योरिटी के लिए, मुंबईच्या संरक्षणासाठी उन्होंने छोटे छोटे सूरत से 5 to 6 शिप्स भी भेज दिए और 300 सोल्जर्स में 300 सैनिक पण नियुक्त केले. आज या हम अब क्या पढ़ाए, पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश. कल पढ़ेंगे डच एंड फ्रेंच. थैंक यू.